हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में जो वैकेंसी की खबरें आई थी वो आज सच साबित हो गई हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए वैकेंसी आउट कर दी गई है। टीजीटी की वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाकर देख लीजिए। संपूर्ण डिटेल, पूरी डिटेल वहां पर मैंने योग्यता से लेकर हर चीज बताई गई है। यहाँ हम पीजीटी की बात करेंगे। पीजीटी की पोस्ट कितनी है, कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट हैं, योग्यता क्या होगी, पेपर कैसे आपको देना है, बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और रिजर्वेशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, फीस कितनी होगी, अप्लाई कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, हर चीज का वर्णन आपको यहाँ पर किया जाएगा या आपको बताया जाएगा। अगर आप लोग, हालांकि हर सब्जेक्ट की वीडियोज आपको हमारे स्टडी पोर्टल पर मिल रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे तो अपने आप को इंश्योर करना है या अपने आप को इस तरीके से संतुष्ट करना है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, तो आप घर बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। और उसके लिए पूरे भारत में स्टडी पोर्टल यानी हम लोग आपको कोरियर द्वारा स्टडी मटेरियल नोट्स पहुंचाते हैं। आप अपने घर से ऑर्डर कीजिए, घर बैठकर मंगवाइए कोरियर से, स्पीड पोस्ट से, और अपनी जी जान लगा दीजिए सिलेक्शन के लिए। चाहे वो आपका यूपी वाले वैकेंसी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, सीटेट हो या उत्तराखंड का एलटी टीचर हो, हर प्रकार के नोट्स आपको हम दे रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आपको मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर, और यहाँ भी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और वैसे भी बता देता हूं मैं, 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप, अगर हम चाहते हैं कि हम आपको हर रोज की डिटेल, वैकेंसी के लिए क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, वो चाहिए, तो फिर आप लोगों को व्हाट्सएप पर आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपना सब्जेक्ट, आप लोग साथ में यूपी टीजीटी या पीजीटी जो वो लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके नंबर को सेव कर लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो समय समय पर आपको हम लोग भेजते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की जो डेट है वो 29 अक्टूबर 2020 से है। फीस जमा जो है वो भी आपकी आज से शुरू हो, यानी 29 से शुरू हो रही है। और उसके लिए लास्ट डेट जो है वो 27 नवंबर आपकी रहेगी। और ऑनलाइन फीस की भी लास्ट डेट 27 नवंबर रहेगी। सेकंड पार्ट जो फीस सबमिट होने के बाद है उसकी 30 नवंबर इन लोगों ने डेट रखी है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें, अगर फॉर्म आप कहाँ अप्लाई करेंगे इसके नहीं पता है तो www.upsessb.org की वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इसके लोग आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म जाकर के। विज्ञापित जो पद हैं, जो टोटल पोस्ट हैं, वो घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, ये फैसला बोर्ड का होता है। ये हर बोर्ड अपनी सेफर साइड अपने रखते हुए ये स्टेटमेंट लगता है, ये लाइन आपको हमेशा मिलती है। प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष, यानी एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग फॉर्म जो है वो भरने होंगे। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र आपका बिल्कुल उसी लैंग्वेज में होगा, हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में, ये आपको पहले भी पता है। अभ्यर्थी की जो क्वालिफिकेशन है, यानी जो एलिजिबिलिटी है, जो अहर्ता जिसको बोलते हैं, जो योग्यता आप कहेंगे, वो क्या होगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना, जो एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई है, वो आपकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि जो है, वहां तक कंप्लीट हो। आप ये ना कहें कि सर मेरा बीएड अभी चल रहा है, मेरा मास्टर अभी चल रहा है, अभी रिजल्ट आने वाला है, लास्ट सेम है, अपीयरिंग है, ऐसा नहीं चलेगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी एलिजिबिलिटी के सारे रिजल्ट आ चुके होने चाहिए, अदरवाइज आप मेहनत करेंगे और फिर लास्ट में जाकर निकाल दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% जो वेटेज रिजर्व किया गया है वो जरूर मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए होगा, बाहर वालों को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना जो है वो राजकीय कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से 1/7/2020 तक के मध्य की जाएगी, उसके बाद वाली नहीं होगी।
अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात यानी अपने आप को सेकंड फॉर्म में ये आपको देख लेना है कि सही तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करें। आवेदन की कोई भी वास्तविक प्रतिलिपि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को नहीं भेजनी है। आप फॉर्म को सबमिट कीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, भेजना आपको कहीं भी नहीं है। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। परीक्षा के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर आदि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निकल डिवाइस हैं वो आपको नहीं लेकर जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई का समाधान करने के लिए आप लोग इस नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो बोर्ड के द्वारा नंबर दिए गए हैं। और उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, आपको पहले फर्स्ट पार्ट करना है, फिर आपको फीस का पेमेंट करना है, फिर आपको सेकंड फॉर्म में सेकंड पार्ट के अंदर फॉर्म को सबमिट करना है। ये चीज आप एक बार ध्यान से देखिए। फॉर्म अगर गलती हो गई ना, फाइनल तक चले जाइए, जब तक फाइनल सबमिट नहीं करते हैं आपको ठीक करने का मौका मिलेगा। अगर फाइनल सबमिट हो गया तो दोबारा से फॉर्म को एडिट करने का या दोबारा से ठीक करने का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आप एक बार ध्यान रख लीजिए। जहां तक फीस की फॉर्म की बात है, रिजर्व जो जनरल कैटेगरी उसके लिए 700 रुपए फीस है, 50 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है, 750 होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 650 होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 होगा, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति जो एसटी है वो उसके लिए 250 होगा। बाकी सबके लिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन सही भरेंगे तो जो भी फीस आएगी वो आपके वर्ग की होगी, वो आपको पेमेंट करनी है, उसमें कोई गड़बड़ की कोई उम्मीद नहीं है। जहां तक फोटो के आकार की बात है, 35 mm 1.4 इंच बाई 1.75 इंच का होना चाहिए। फोटो 70% भाग जो है वो दिखाना, फोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। दूर से फोटो ना खींचा गया हो। चेहरे की पूर्ण स्पष्ट छवि दिखाई देनी चाहिए। चेहरे पर ज्यादा चमक या छाया ना हो। चश्मा अगर पहना है तो आंखें साफ दिखनी चाहिए, कलर चश्मा ना हो। चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखाई देने चाहिए, यानी और फोटो की जो बैकग्राउंड वो सफेद या हल्के ग्रे की होनी चाहिए। इसलिए किया जाता है क्योंकि फर्जी डमी 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 कैंडिडेट बैठाते हैं, पेपर किसी का देख हो ही रहा है, उस चीज को पकड़ने के लिए, उस चीज को बचने के लिए आमतौर पर ऐसा किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें आप लोग एज की, 1 जुलाई 2020 तक 21 साल से कम ना हो, उसके बाद जो भी आपकी एज की एज योग्यता होती है बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो आपकी मानी जाएगी। वेतनमान 47,600 से 1,51,100 रुपए पे लेवल 8 आपका, और ग्रेड पे जो है वो 4800 का है। जैसे टीजीटी के लिए 4600 का था, यहाँ 4800 का है। उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं स्टेट बोर्ड के, वो आपके लिए सारे दिए जाएंगे। अहर्ता की जो तिथि है, योग्य जो एलिजिबिलिटी की जो डेट है, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी होगी, तब तक आपका सारे रिजल्ट आपके आ जाने चाहिए। योग्यता हम लोग लास्ट में इसमें देखेंगे, सारणी दी गई इन लोगों ने। परीक्षा के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर जनपदों में आपके होंगे। और भर्ती प्रक्रिया की बात अगर की जाए, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक, जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3% और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। यानी कहने का मतलब है जो बाकी हैं वो आपके इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और 5% जो है डॉक्टरेट उपाधि के लिए 2% अंक, शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए 1%, परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया हो तो उपखंड के 3 के अधीन कोई अंक नहीं दिया जाएगा। राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए 1% आपका अंक होगा, और एमएड के लिए 2। अच्छा, एक चीज मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, यहाँ कुछ बच्चों को समझने बाद में दिक्कत होगी। जो जो भी पेपर होगा आपका, 85%, 85% जो मार्क्स होंगे वो रिटर्न के होंगे। बच गए आपके 15%। 15 में से जो 10% हैं वो इंटरव्यू के होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज का, व्यक्तिगत परीक्षण आपका, और अभिव्यक्ति कि किस तरीके से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, उनके लिए 4, 3 और 3 10 नंबर यहाँ, 10% यहाँ होगा। 5% जो बच जाएंगे आपके, वो डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता यानी आपकी एजुकेशन के बेस पर होंगे। 2% डॉक्टरेट अगर आपने पीएचडी किए हैं,
उसके बाद एम.एड अगर किया है तो 2% और अगर बी.एड की उपाधि रखने के लिए 1% आपका होगा, लेकिन अगर एम.एड के मिल गए हैं आपको, तो बी.एड का आपको नहीं मिलेगा और 1% जो मार्क्स होंगे, वो राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में अगर अगर आपने उत्तर प्रदेश स्टेट की तरफ से किसी नेशनल लेवल पर कोई गेम खेला है, तो उसके लिए होगा। प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? लिखित परीक्षा 400 तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभार यानी 425 अंक का, साक्षात्कार 50 अंक का और विशेष योग्यता के अकॉर्डिंग 25। यानी इन्होंने कहा था कि जो टोटल 500 अंक है ना, जो 500 मार्क्स में से आपका जो मेरिट बनेगा, उसमें 85% यानी 425 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 50 का आपका इंटरव्यू होगा, जो 500 का 10% बनता है और जो 500 का जो 5% बनता है 25, वो आपका आपकी एजुकेशन के जो हाई आपने एजुकेशन लिया है उसके अकॉर्डिंग होगा। लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न में पत्र में 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी अनिवार्य होंगे। तदर्थ वालों की जो है उनके लिए 3.12 अंक का होगा और 390 अंकों की उनकी परीक्षा होगी। समयावधि समय जो है वो 2 घंटे का दिया जाएगा। प्रश्न का स्वरूप एमसीक्यू होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी जो सही आपको लगता है वो आपने चुनना है। एक ही गोले को आप लोग गोल यानी फिलअप करेंगे काली स्याही की बॉल पेन से। किसी भी अगर आपने ज्यादा किए तो फिर आपका क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपका उनमें से ठीक भी क्यों ना हो। ये सारी चीजें इसमें है। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट का इसमें वर्णन किया गया है। चयन हेतु मेरिट लिस्ट दोनों चीजें इसमें बताई है। लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक और चयन हेतु मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों और लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक के अकॉर्डिंग आपका ये मान्य होगा। अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश क्या है? कोई भी ऐसा पुरुष एलिजिबल नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां और वो जीवित हों। कोई ऐसी महिला एलिजिबल नहीं होगी जिसके पति की उसके अलावा भी कोई पत्नी हो और वो जीवित हो, वो एलिजिबल नहीं होंगे। मानसिक शारीरिक रूप से दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसे के लिए भी दिक्कत होगी इसमें। और कोई भी पुरुष जो है वो फीमेल स्कूल गर्ल्स स्कूल के अंदर एलिजिबल नहीं होगा और बाकी सारी चीजें सेम है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। टीजीटी वालों के लिए आपके उससे उसी के अकॉर्डिंग आपकी बाकी चीजें चलेंगी और जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें इसके लिए आप में है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। एक एक चीज को डिस्कस यहाँ करने की कोशिश करूंगा। फॉर्म भरने के साथ आप जब फीस सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन भी आपका हो जाएगा, बैंक से भी आपका हो जाएगा, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को फॉर्म की फीस वगैरह में फॉर्म भरने में कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं आने वाली है। अच्छा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या होगा? जो चाहे आप टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं चाहे पीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं, एक ही रहेगा उसके लिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो कैसा होगा? ये आप लोगों को परिशिष्ट 8 में जो दिख रहा है, जैसे यहाँ नाम कैंडिडेट का, फादर नेम आपका आ जाएगा, गांव का नाम आ जाएगा, तहसील आपका आ जाएगा, नगर आपका आ जाएगा, जिला आपका आ जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की खालिस्तान को जो आपकी कास्ट है उसके आप व्यक्ति हैं, आपकी कास्ट यहाँ आ जाएगी। अनुसूचित जाति आदेश 1950 ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है। श्रीमती यहाँ फिर वही चीजें, उसका परिवार उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तहसील में, नगर में, जिले में, ये पूरा होगा। स्थान का नाम, दिनांक का नाम, स्टैंप लगेगी, हस्ताक्षर होंगे, पूरा नाम होगा, पद का नाम होगा और इन सभी जो पद हैं वो इस क्राइटेरिया में आते हैं जो आपका ये बनाएंगे। उसके अलावा बात करेंगे, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी या पीजीटी किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है और आप लोग पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी से हैं, तो अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट ये बनवाना पड़ेगा। ये आप लोगों को इसी प्रकार सेम है, यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर फादर नेम होगा, यहाँ पर कहाँ से आप निवासी ग्राम आपका, तहसील आपकी, नगर आपका, जिला आपका और उत्तर प्रदेश राज्य की किस कास्ट से आप लोग हैं वो लिखना है। बाकी सब ऐसे ही रखेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ फिर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और उसके बाद नीचे की बात करें तो फिर यहाँ पर नाम है और ये अपने आप भरा जाएगा, तहसील है, नगर है, जिला वो आ जाएगा।
स्थान आपका, दिनांक और यहाँ स्टैम्प होगी, हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर वाले का नाम होगा, पद का उसका नाम होगा और ये सारी की सारी पोस्ट जो है वो इसके पिन पोस्ट के लोग आपका ये ये आपको इश्यू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विकलांगों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जिनको हम लोग दिव्यांग कहते हैं, उनके लिए क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए? अगर आप टीजीटी या पीजीटी उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी या पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो आपके लिए इस तरीके का आपका परफॉर्मे वाला सर्टिफिकेट बनेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल, जहां इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल से आपका बन रहा है, उसका नाम और एड्रेस आपका यहाँ पर रहेगा। सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ होगा। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट में कैंडिडेट का नाम होगा और सन ऑफ है या मतलब फादर, मदर नेम, हस्बैंड नेम जो भी है वो रहेगा। आपकी एज रहेगी, सेक्स आप मेल हैं, फीमेल हैं वो आपका रहेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके बॉडी पे जो है वो आपका रहेगा। उसके अकॉर्डिंग बाकी जो है वो प्रोफार्मा में आपको सेम भरा हुआ मिलेगा। जो भी आपका जहां भी आप लोगों को जिस भी जो भी फिजिकल हैंडीकैप की प्रॉब्लम जहां भी है वो इसमें सब मेंशन होगा। उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे जो हैं वो कॉलम आपके भरे जाएंगे। यस यहाँ जहां यस होगा, नो जहां वो नो होगा। और मेंबर मेडिकल बोर्ड यहाँ डॉक्टर साहब का नाम होगा, मेंबर मेडिकल बोर्ड यहाँ डॉक्टर का नाम होगा, चेयरपर्सन मेडिकल बोर्ड यहाँ डॉक्टर का नाम होगा। और काउंटर साइंड बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सीएमओ, हेड को एचक्यू हॉस्पिटल या जो भी पोस्ट है उसकी स्टैंप होगी, उसके साथ उसके सिग्नेचर होंगे। ये चीज आपको देख लेना है। अच्छा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए जो प्रमाण पत्रों का सर्टिफिकेट होगा, फिर वही बात मैं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी के लिए अप्लाई करें या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए जो सर्टिफिकेट होगा वो इस तरीके का होगा। जो सेम परफॉर्मा आपको देख लेना है, इसी को भी निकलवा सकते हैं, दूसरा भी ऐसा बनवा सकते हैं। सेम परफॉर्मा आपका होगा। प्रमाण पत्र में नाम होगा कैंडिडेट का, निवासी कहाँ का है, गांव कहाँ का है, तहसील आपका कौन सा है, नगर आपका कौन सा है, जिला आपका कौन सा है, ये सब आपका रहेगा। यहाँ फिर आपका नाम आ जाएगा, श्रीमती आश्रित का नाम यहाँ पर फिर आ जाएगा और श्रीमती शब्द सेनानी का जो है उसका नाम के आश्रित है उसका नाम आ जाएगा जिसके ऊपर आप आश्रित हैं। स्थान आपका होगा, डेट आपकी हो लिखी जाएगी यहाँ पर और स्टैंप आपकी यहाँ पर लग जाएगी। जो कैंडिडेट इसको बना रहा है जिलाधिकारी का यहाँ पर स्टैंप होगा, हस्ताक्षर होंगे, पूरा नाम होगा और मोहर होगी। ये चीज भी आपको देख लेनी है। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश में टीजीटी या पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हैं, तो उसमें मान्यता प्राप्त क्रीड़ा खेल में अपने प्रदेश की ओर से नेशनल लेवल पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों, उनके लिए जो नंबर जो मार्क्स रखेंगे एडिशनल, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। संबंधित खेल की प्रादेशिक एसोसिएशन का नाम होगा, जिस जो एसोसिएशन है उसका नाम होगा, नाम कैंडिडेट का होगा, माता पिता का नाम होगा, निवासी कहाँ से हैं, किस डेट से किस डेट तक टूर्नामेंट या क्रीड़ा खेल कूद का नाम जो प्रतियोगिता चली उसका नाम होगा, कहाँ पर प्रतियोगिता हुई, राष्ट्रीय में जो भी है उत्तर प्रदेश की तरफ से आपने जहां हिस्सा लिया वो सारी चीजें और टूर्नामेंट का स्थान। और यह प्रमाण पत्र यहाँ पर भी प्रादेशिक संघ का नाम होगा, रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाएगा, उसका नाम होगा, दिनांक होगा, स्थान होगा, डेट होगी, हस्ताक्षर होगा, नाम होगा, पद होगा, संस्था का नाम होगा, एड्रेस होगा पूरा और स्टैंप लगेगी। ये स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए ये चीज देखने। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट की, टोटल जो पीजीटी के लिए जो पोस्ट हैं वो 2281, बालक वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, बालिका के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी अलग से हैं, गर्ल्स स्कूल के लिए भी, लेकिन 2281 जो पोस्ट हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो नंबर आता है हिंदी का। हिंदी का हिंदी की 363 पोस्ट हैं, 363 363 हिंदी की हैं, जिसमें जनरल 213, ओबीसी 90, एससी 58, एसटी 2। फिर आपका गणित के लिए जो पोस्ट हैं, गणित मैथमेटिक्स के लिए जो पोस्ट हैं वो आपकी पोस्ट हैं 98। 98 जो पोस्ट हैं वो मैथमेटिक्स के लिए हैं, मैथ वाले बच्चों के लिए हैं। होम साइंस की बात करेंगे तो 2 पोस्ट हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 143 143 पोस्ट हैं, जिसमें 74 पोस्ट 74 जनरल के लिए, 47 ओबीसी, एससी 21, एसटी 1। हिस्ट्री के लिए 68 पोस्ट हैं, हिस्ट्री के लिए 68 पोस्ट हैं। इंग्लिश के लिए 269 पोस्ट हैं, जिसमें 161, 77, 31 और 0 इस तरीके से आपका जनरल ओबीसी, एससी, एसटी होगा। आर्ट के लिए 49 पोस्ट हैं,
153 पोस्ट नागरिक शास्त्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, 250 पोस्ट ज्योग्राफी के लिए हैं, 35 पोस्ट मनोविज्ञान साइकोलॉजी के लिए हैं, शिक्षा शास्त्र के लिए 25 हैं, 25 पोस्ट हैं, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के लिए 67 हैं, 67, 232 पोस्ट संस्कृत के लिए हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 108 हैं, 148 पोस्ट भौतिक विज्ञान वाले बच्चों के लिए हैं, फिजिक्स के लिए हैं, केमिस्ट्री रसायन के लिए 160 पोस्ट हैं, 11 पोस्ट फिजिकल एजुकेशन की, वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए 45 पोस्ट हैं, 38 पोस्ट कृषि एग्रीकल्चर के लिए, 10 पोस्ट सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस के लिए और 7 पोस्ट आपका तर्कशास्त्र वाले बच्चों के लिए 2281 में। उसी के अकॉर्डिंग अगर बालिका वर्ग गर्ल्स स्कूल की बात करें तो 314 पोस्ट जो हैं वो टोटल गर्ल्स स्कूल के लिए हैं, 314 पोस्ट। इसमें भी आपका हिंदी है, मैथ है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, पब्लिक यानी बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें आकर के एक बार अपने इसको मैच कर सकते हैं। यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जो चीजें होंगी वो आपकी योग्यता एंड ऑल जो भी चीज हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिए कक्षा 11 से 12 के अध्यापक हेतु पीजीटी टीचर यानी लेक्चरर जिसको हम बोलते हैं, अलग-अलग राज्यों में हरियाणा में जैसे लेक्चरर बोल देते हैं, सेंट्रल लेवल पर पीजीटी बोल देते हैं, राजस्थान वगैरह में प्रवक्ता बोल देते हैं, लेकिन चीज़ वही रहेगी। हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, संपूर्णानंद वाराणसी विश्वविद्यालय वाराणसी। ये आपका एक प्रकार से मास्टर डिग्री आपका हिंदी में, उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। ये चीज़ आपको देखनी है, एमएड हो, पीएचडी हो, राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में अगर बाकी सारी चीजें अलग हैं, यानी एमए प्लस बीएड आपका होगा इसमें भी। गणित की बात करेंगे, एमए तथा एमएससी गणित प्रशिक्षण वरीयमान अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। उसके साथ आपका इधर आपका बीएड वाले कंडीशन आ जाएगी। होम साइंस आपका, होम साइंस में भी आप सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उर्दू के अंदर भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आपकी योग्यता इंग्लिश जो सब्जेक्ट वाले जो हैं, वो उनके लिए ये क्वालिफ़िकेशन आपको निर्धारित की गई है। उसके बाद जो आर्ट वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी अलग-अलग लेवल के ऊपर क्वालिफ़िकेशन इन्होंने दर्शाई है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके लिए किसी में भी कोई कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं है। आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तो उसके सामने सबकी क्वालिफ़िकेशन जो एलिजिबिलिटी एक प्रकार से वो दिखाई गई होगी। संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं, वाणिज्य के लिए एमकॉम आपका होना ज़रूरी है, उसके बिना नहीं काम चलेगा। कृषि के लिए आपका एमएससी एग्रीकल्चर आपका कृषि में, शारीरिक फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आप लोगों की योग्यता अलग-अलग दिखाई गई है। सिलाई के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, ये सारी के सारी आपकी एलिजिबिलिटी होंगी। उसके बाद संगीत वादन व गायन के लिए हाँ, और अर्थशास्त्र की जहाँ बात है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए थोड़ी-सी कुछ और चीज़ें अलग होती हैं, जैसे एमए इकोनॉमिक्स प्रशिक्षण वरीयमान, एमकॉम अथवा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण वरीयमान, त्रिवर्षीय पाठ्य सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण आपका, तर्कशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में आपका एमए हो वो चलेगा। नागरिक शास्त्र के लिए एमए राजनीति प्रशिक्षण वरीयमान, पॉल साइंस वाला आपके बच्चे आएँगे इसमें। अ, प्रशिक्षण वाले बच्चे होंगे पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए नाट्यशास्त्र में, और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स अगर आपका है तो भी आपका चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा प्राचीन इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान, और इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो पोल साइंस वाले बच्चे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं पूरे का पूरा पोल साइंस का क्रैश कोर्स डाल चुका हूँ, जो लगभग-लगभग मुझे लगता है 4 से 5 घंटे का पूरा क्रैश कोर्स होगा। हिस्ट्री वालों के लिए 9-10 घंटे का जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, सब कुछ मैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस के साथ क्रैश कोर्स डाल चुका हूँ। अगर आप यूट्यूब पर जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय लिखेंगे, तो वो वीडियो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसको लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने देखा है। यानी कहने का मतलब है, हिस्ट्री की, पोल साइंस के, सबके क्रैश कोर्स मैं आपके लिए अवेलेबल करवा चुका हूँ। फिर वह ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए
मनोविज्ञान वाले बच्चों के लिए, सबकी क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको आराम से बताया जाए, ताकि किसी प्रकार की समस्या आपको फ़ॉर्म अप्लाई करने से लेकर के और सिलेक्शन तक ना हो। तो ये पूरे का पूरा सबकी सभी सब्जेक्टों के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर वही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग सही तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं, तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, हर तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फ़ॉर्म अप्लाई किया और सोच लिया कि जब फ़ॉर्म एग्ज़ाम होंगे, देने चले जाएँगे, हो जाएगा ऐसे ही, तो ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ़ है, बच्चे सालों से मेहनत करते हैं और इसी समय का इंतज़ार करते हैं। तो आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, तैयारी कीजिए। हर सब्जेक्ट की क्लास आपको यूट्यूब के ऊपर स्टडी पोर्टल हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। और अब कोरोना की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा बच्चे कोचिंग-वोचिंग जॉइन नहीं करेंगे और ना ही अभी इतना आसान है इन चीज़ों को चलाना, तो आप लोग घर पर बैठिए, 10-12 घंटे आप लोग आराम से इंसान अपने घर पर बैठ कर के पढ़ सकता है। आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितना टाइम आप दे सकते हैं, अभी से शुरू हो जाइए और आप लोग नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं 8447410108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके। आपका नाम क्या है? आपका सिटी कौन-सा है? सब्जेक्ट कौन-सा है? और साथ में उत्तराखंड टीजीटी या पीजीटी जो भी वो लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी समय-समय पर आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।